बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो साहब बोल रहे हैं, मुसलसल बोल रहे हैं, और मरियम नवाज साहबा भी बोल रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी जलसे से खिताब किया, लेकिन उनके अंदर वो एनर्जी नजर नहीं आ रही जो इससे पहले मुख्तलिफ जलसों के अंदर नजर आती थी। बल्कि ऐसे महसूस हो रहा है कि ये इलेक्शन पिछले तमाम इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके अंदर वो गहमा गहमी नहीं जो इलेक्शन के दिनों में होती थी। अब इस इलेक्शन से रिलेटेड एक और नई खबर सामने आई कि जब इलेक्शन के नताइज सामने आएंगे तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार हैं ये मेन किरदार अदा करेंगे और इनके लिए सब लोग दरवाजे खोल के बैठ जाएंगे। जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि ये हमारे पास आ सकते हैं। जहांगीर तरीर साहब ने इनसे रब्ता कर लिया और इनसे कहा है कि आप हमारे पास आए, हम आपको वजारतें देंगे। और इसके साथ साथ परवेज खटक साहब ने भी इनकी तरफ कुछ आंकड़े फेंक दिए हैं और वो भी चाह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे कामयाब हो रहे हैं, जो ज़ाहिर टिकट तो है नहीं, तो उन्हें वो परवेज खटक साहब भी उलझा लें और अपने साथ शामिल कर लें। अब सवाल यह है कि ये आज़ाद उम्मीदवार क्या वाकई आने वाली हुकूमत में मेन किरदार अदा करेंगे और क्या ये वाकई इमरान खान साहब का साथ छोड़ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये सारे सिनेरियो को अगर देखा जाए, इमरान खान साहब इलेक्शन से बाहर, परवेज खटक साहब इलेक्शन से बाहर, शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन से बाहर, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन करैक्टर्स हैं, जो मेन लीडर्स हैं, वो सारे के सारे इलेक्शन से बाहर। तो जो नताइज निकलेंगे क्या वो कौम कबूल कर लेगी, और अगर कौम उन्हें कबूल नहीं करेगी तो फिर इलेक्शन कमीशन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में ये भी डिस्कस करेंगे। ये सारे सवाल ज़ाहिर आज के शो में होंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते आदिल अब्बासी साहब, शौकत पराचा साहब, कंवर दिलशाद साहब और सरवर बारी साहब। इन चारों को बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं और चारों तारफ़ के मुताज नहीं है। इनसे प्रोग्राम के पहले जो दो हिस्से होंगे उसमें बात होगी, और जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है उसमें अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ होंगे, बिल डैट के सरबराह हैं। तो सबसे पहले कंवर दिलशाद साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर, ये सिंपल सा सवाल है कि क्या इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन की वाकई क्रेडिबिलिटी बचेगी, और अगर बचेगी तो वो कहाँ पर स्टैंड करेगा? क्योंकि इमरान खान साहब नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं है और चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं, बल्कि पूरी की पूरी अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का इशू नहीं होगा? देखिए, बात यह है जावेद चौधरी साहब जो आपका सवाल है ना, इसमें ज़ाहिर है कि जो कागजात नामजदगी जो रिजेक्ट हुए हैं, तो पहले तो रिटर्निंग ऑफिसर की सभा पर रिजेक्ट हुए, फिर एपरेट ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिए, तो इसके बाद सबसे बड़ा अहम फॉर्म जो है वो हाई कोर्ट के 3 रुपये बेंच का फैसला है। तो हाई कोर्ट में बकायदा अभी रिजेक्ट कर दिया। अब इस पर तो हम कोई बहस कर ही नहीं सकते रहे। तो ऐसी कोई मटीरियल है जो ऑनरेबल जज है 3 रुपये बेंच, उन्होंने भी कर दिया रिजेक्ट। तो इस लिहाज से ये तो आप अपने इलेक्शन से आउट हो गए। अब ये जहां तक सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी तो खैर बरकरार रहेगी, लेकिन बहरहाल इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ये तो कभी हुई नहीं आज तक। हमने तो वो जो 56 से लेकर आपकी 2018 तक के सारे इंतखाबात की हिस्ट्री पढ़ी है, हारने वाली जमात ने कभी अपनी तस्लीम नहीं किया कि हम हार गए। तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिवाज ही नहीं है, रवायत ही नहीं है उसको तस्लीम करना। तो ये तो एक बड़ी अहम बात है। बाकी रह गया कि जहाँ तक सवाल है, जैसे आपने फरमाया कि बड़ा आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक अच्छा एक खुशहाल मैसेज दिया है, जबकि हमारे एक नाक़िस राय में ये था कि जब एक पार्टी का सिंबल वापस ले लिया जाए तो उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी वापस हो जाती है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कह दिया कि बतौर सियासी जमात वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ रजिस्टर्ड है, वेबसाइट पर मौजूद है। जहां तक आजाद उम्मीदवार जब कामयाब होकर असेंबली पहुंचेंगे तो उसके बारे में फैसला हम अपने कानूनी माहिरीन से राय लेने के बाद ही किसी नतीजे में पहुंचेंगे। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये आज मैंने कागज भी लिखा है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं और वो इख्तियारात इलेक्शन एक्ट 4 में दिए, जिसमें इख्तियारात बेपना इख्तियारात दिए गए हैं, जिसको भी चाहे हवाला जारी कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात आज इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि पार्टी की रजिस्ट्रेशन तो मौजूद है। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है एक सियासी जमात को, एक इलेक्शन कमीशन ने खुद ही इतराफ कर लिया, जबकि हमारी राय इससे मुख्तलिफ थी। अब लेकर बड़े बड़े आईनी मसलन हमारे ऑनरेबल दोस्त हमारे वसीम सज्जाद साहब ने ये कहा है कि वो जो इलेक्शन के कामयाबी के बाद
और जो असेंबली में पहुंचेंगे तो वो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन कर सकते हैं। तो बड़ा पेचीदा मसला, लेकिन ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया हम इसके बारे में कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। तो ये एक अच्छी कदम उठाया। तो ये तो बेहतर, बाकी जो निशानात साफ नहीं है कमर साहब। मैंने सरवर बारी साहब की तरफ जाना, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। सरवर बारी साहब, ये फरमाइए, ये इलेक्शन जो है बड़े क्रूशल हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ कि जिसमें पहले से पता हो कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है और उसके बाद कौन सी पार्टी बाहर होगी, कौन सी पार्टी अंदर आएगी, और इसके साथ साथ ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं किस पार्टी में जाएंगे। इतना ज़्यादा इबहम और उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा क्लैरिटी दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो जो नई गवर्नमेंट होगी, चैलेंजेस क्या क्या होंगे उनके? देखिए, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है उस पर जरा बात कर ले। जैसे कि कर्नल शाह साहब ने कहा है कि जितने भी इंतखाबात हुए हैं आज तक वो मुतनाज़ भी रहे हैं और उसकी उनकी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो हमेशा से जी फरमाइए सर। आपको आवाज आ रही है सर? जी नहीं सर, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ जी, मैं ये कह, देखिए, या तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, या वो नहीं होते। बात तो है, पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जो मुतनाज़ नहीं था और उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल नहीं थी, या इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के नतीजे आने के बाद। अगर तमाम के तमाम जो आज तक हमने कराए हैं वो मुतनाज़ा ही थे, तो फिर ये फैसला करना है ऐसे एक शख्स बीमार हो तो लेकिन उसको दर्जा हरारत उसका कितना है और वो कितना शदीद बीमार है। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है 1977 के बाद सबसे ज्यादा मुतनाज़े है और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पहली दफा इतने बड़े लेवल पर लोगों की ठीक है वो जेलों में है या छुपी फिर रही है। अब दूसरी बात जो है, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये था, वो उम्मीदवार, अब चूंकि पीटीआई के बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन जीतने के बाद क्या कर सकते हैं। तो कानून बहुत वाज़ेह है कि वो कर सकते हैं। और भाई साहब, आप साथ ही रहिए कि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपके साथ दोबारा कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं। अदर भाई साहब, ऐसे इलेक्शन जो है कितने क्रूशल्स हैं और इमरान खान साहब अभी भी बड़े होपफुल हैं कि वही जीत रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब की होप तो ने आज यहाँ ले आई है कि वो जेल में है, उनकी पार्टी जो है वो सिंबल उनका छिन चुका है। उनकी पार्टी में इस वक्त टिकटों की तकसीम के ऊपर माल भी चल रहा है, लड़ाई भी चल रही है, पार्टी तितर बितर है। शेर अफजल मरमत जो है वो कहते हैं बाबों को बांध दें, बाबे कहते हैं शेर अफजल मरमत। सो इमरान खान साहब की होप जो है वो उनको यहाँ ले आई है कि जहाँ पार्टी भी टूट गई और इलेक्शन उनके हाथ से निकल चुका है। और क्रूशल इस एतबार से है कि जिस तरह अभी बारी साहब भी बात कर रहे थे कि इसकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत सवालात उठ रहे हैं, उठते रहेंगे आगे भी, क्योंकि जब गवर्नमेंट पावर में जरूर वो आ जाएगी, जो भी पार्टी PMLN बनाती है, PP कोलेशन होती है या कोई और पार्टी बनाती है, इट्स क्वाइट क्लियर PTI तो इज नो मोर देयर। तो वो अपनी पावर को भी नहीं असर्ट पूरी तरह कर पाएंगे, वो अथॉरिटी उनके पास नहीं होगी, क्योंकि 4 हलकों के इलेक्शन पे इमरान खान साहब ने PMLN के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी थी। सो अब बेशक इमरान खान साहब सड़क पर ना हो, लेकिन इन जनरल इस इलेक्शन के ऊपर जो नतीजा निकलेगा वो हुकूमत अपनी अंदर से ही समझेगी बात को कि वो अथॉरिटी हमारे पास नहीं है कि जिसके ऊपर हम चीजों में असर्ट कर सके। तो इसका इंपैक्ट सिर्फ एक ये नहीं होगा कि इलेक्शन डे वाले दिन PTI नहीं होगी और PMLN होगी या पीपल्स पार्टी होगी या कोलिशन होगी। इसका इंपैक्ट एक ये होगा कि जो आने वाली गवर्नमेंट है वो पूरी अथॉरिटी के साथ गवर्न भी नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी का इशू होगा और मॉरल अथॉरिटी का इशू भी होगा। दोनों इशू जो है वो अगली गवर्नमेंट को सामना उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बदतरीन मुखालिफ भी, यानी जो तहरीक इंसाफ पे कोई क्रिटिसिज्म भी करता है, वो ये बात तो तस्लीम करेगा कि उसके पास वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। उसकी रीजंस हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानूनी मान रहा हूं, कई लोग उसको नहीं मान रहे। नहीं, जो कानूनी था, सियासी और इखलाकी नहीं था जी, लेकिन अदालतों को मेरा ख्याल है कानूनी देखना चाहिए। पाकिस्तान की अदालतें माजी में अखलाकियात देखती रही हैं, नजरिया जरूरत देखती रही हैं, सियासी वजूहात देखती रही हैं, अपनी इज्जतें बचाना देखती रही हैं, कभी किसी लालच के गर्ज में फैसले करती रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है कि कानूनी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन उसका पॉलिटिकल रिपरकशन ये है कि
कि उसको कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है, दैट इज अनदर स्टोरी। तो इस इलेक्शन का सिर्फ ये इंपैक्ट नहीं होगा कि इलेक्शन हो जाएगा और निकल जाएगा और कोई जीत जाएगा, इसका एक इंपैक्ट जाहिर है बहरहाल रहेगा कि गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी नहीं होगी, शायद एक और इलेक्शन मुस्तकबिल में आपको लेना पड़े किसी गवर्नमेंट को अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने के लिए, रीगेन, यानी एक आध साल के बाद एक और इलेक्शन। आई डोंट नो कितने सालों बाद होता है, लेकिन एक और इलेक्शन चाहिए होगा मेरा ख्याल है इस इलेक्शन के बाद। तो सवाल आता है। वैसे ये फरमाइएगा सर, ये बड़ी सारी सूरत आपके सामने, पॉलिटिकल सूरत जो है इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर होगी, इतनी ज्यादा गंभीर होगी, कोई सिरा नहीं मिल रहा है इसका। पहली मरतबा इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं जिसमें कैंपेन ही नहीं है, और अब जाके मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीरें करनी शुरू की हैं जब इलेक्शंस के अंदर 2-3 हफ्ते रह गए। तो अब इसके बाद इस इलेक्शन में से जो रिजल्ट निकलेगा उसको कौन मानेगा वैसे? तो फिर हम क्या करें? इलेक्शन ना करवाएं। सवाल आपका ठीक है। नहीं, फिर अगर ये सारी बातें हम अभी से तय करके बैठ गए हैं तो फिर हम कुछ भी ना करें। फिर तो काकड़ साहब ठीक है, दौरे भी कर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं, गवर्नमेंट भी चल रही है जैसी भी चल रही है, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और बाकी मामलात भी चल रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रहा है, ईरान हमले भी कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, फिर हम चलने दें, ऐसे तो नहीं चलता ना काम। यानी ये हम इस डर से इलेक्शन ना करवाएं कि जी पीटीआई नाराज हो जाएगी या पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला हुआ या पीटीआई ने 9 मई को हमले किए थे, या जैसे कमर दिलशाद साहब फरमा रहे हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है जिनकी वजह से उनके पेपर्स मुस्तरद हुए हैं और वो भी अदालतों से जाके। और ये बात दुरुस्त है कि फैसला तो कानूनी है, लेकिन जिस तरह से जजेस के ऊपर चढ़ाई की गई है, यानी मैं सोच भी नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि जैसे बानी चेयरमैन ने आर्टिकल लिखवाया था द इकोनॉमिस्ट पे, उसने कहा था आर्टिकल ने कि जी वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ये सारे मेरे खिलाफ हैं। तो इट मीन्स कि फिर ये एक पार्टी थ्रू इट्स माउथ ऑर्गन जो कि सोशल मीडिया है या स्टेटमेंट्स हैं, वो फिर सबको दबाव में लाकर वो डिक्टेट कर रही है। या तो सारे ये मान ले, रियासत भी मान ले, अदलिया भी मान ले, विच इज वर्चुअली हैपनिंग इन फैक्ट कि सबको बैकफुट पे कर दिया, प्रेशर क्रिएट कर लेती है पाकिस्तान, बैकफुट पे कर दिया ना, सबको डिफेंसिव कर दिया कि वो चीफ जस्टिस साहब भी लतीफ खान खोसा से कह रहे थे कि आप रिलीफ लेने तो आ जाते हैं, बाहर जाके आप तनकीद करते हैं, मानते नहीं है। यानी बजाय इसके कि जिस तरह की अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, कंटेम्प्ट लगाई जाए या इस तरह का कोई प्यूनिटिव वो एक्शन लिया जाए, अदलिया का फैसला आए, ठीक है, उस पे आइन इजाजत देता है तनकीद करने की, गालियां देने की इजाजत नहीं देता आइन। जज के ऊपर तनकीद नहीं हो रही, फैसले के ऊपर मैं कहता हूँ या तनकीद नहीं हो रही, गालियां दी जा रही हैं, अजीब अजीब उनके नामों से उनको तशबीहात दी जा रही हैं। तो अगर तो ये कंसेंसस है इस मुल्क में कि जी एक पार्टी ने चाहे बाहर रहकर, इक़्तिदार से बाहर रहकर, जेल में रहकर, सड़कों पे ना आकर, अगर उसका इतना प्रेशर है तो फिर चुप करके सारे बैठ जाएं, सर झुका लें आराम से, उन्हें कहें जी आए आपको हम पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार उस हुकूमत को आईनी तरीके से निकाला गया, वरना तो 90 में 88 में हुकूमत गई, 90 में गई, 93 में जाते थे कुछ लोग, ये पहली बार पार्लियामान ने आईनी तरीके से उस हुकूमत को निकाला, आईनी तरीके से उसकी सक्सेसर 18 महीने की 16 महीने वही कहते हैं इमरान खान साहब के जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था, नहीं तो मैं तो नहीं जा रहा था। वैसे एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, मैं ब्रेक लेनी है कि इमरान आज भी बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं मेरे पास एक प्लान सी है और उसके मुताबिक इलेक्शन में फिर जीतूंगा, और मियां नवाज शरीफ इसका नाम अभी से ईसीएल पे डाल दे क्योंकि ये लदर भाग जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोफेसर साहब एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि इमरान खान साहब आज भी कॉन्फिडेंट है, वो जेल में बैठ के भी कह रहे हैं कि आज ही मियां नवाज शरीफ का नाम ईसीएल पर डाल दें, मेरे पास प्लान सी है, वो बड़ा काम करेगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये वाकई उनके पास कुछ है? देखिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इंसान को, लेकिन वो प्लान ए नहीं चला, फिर प्लान बी का कहा गया तो वो डार साहब ने आके प्लान बी का डिफ्लेट कर दिया, गुब्बारे से हवा निकाल दी। पीटीआई वाले कहते थे ये हमारी रेड लाइन है, इनको पकड़ा गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
वो मसलसल जेल में है। फिर वो कहते थे कि हमारी पार्टी सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी ने कहा था इधर गोली आएगी तो हम इमरान खान का साथ छोड़ेंगे, सबसे पहले वो गए। अलीजादी साहब की बात कर, मैं बहुत सारे ना वो गए। इसलिए अभी जो प्लान ए हुआ, जो प्लान बी हुआ, प्लान सी हुआ, सी आएगा तो देखा जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, आएगा तो देखा जाएगा ना। अगर वो पहले वाली सारी रेटरिक नहीं हुई पूरी, वो रेड लाइन भी क्रॉस हो गई, वो प्लान ए भी चला गया, वो प्लान बी भी वो जो है वो दूसरे। वैसे मैं दिल से ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला होना चाहिए था। इलेक्शन एक चीज और भी कहना चाह रहा हूं कि मुझे याद है 9 मई के बाद चीफ साहब COS गए थे पेशावर, उन्होंने कहा था अ बेटर प्लानर, फाइनेंसर और एग्जीक्यूशनर सबका हिसाब होगा। ये जितना ये बयानात और इस तरह की इश्तियाल अंगेजी है, बेसिकली तो उसी प्लानर, एग्जीक्यूशनर और उसी फाइनेंसर और उसी हिसाब नहीं हुआ अभी तक किसी का। मैं वही कह रहा हूं कि असल चीज वो है, अगर हिसाब हो जाता उन प्लानर्स का, उन अबेटर्स का, उन एग्जीक्यूशनर्स का, तो फिर ये प्लान बी, प्लान सी, जाहिर है सब कुछ सामने आ चुका था। सही बात। कंवर साहब ये फरमाइए सर, ये इस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के जाहिर है पूरी पार्टी तितर बितर है सर, बहुत सारे लोग उसके ज़ेर ज़मीन है, कुछ जेलों में पड़े हुए हैं, और शेख रशीद साहब गो उनका इत्तेहाद नहीं हो सका था, लेकिन इसके बावजूद वो भी जेल के अंदर हैं। फिर आप ये देख लीजिए आज़ाद हैसियत से सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो उनको इंतखाबी निशान दिए गए हैं, उसमें तो बाद ऐसे हैं कि कोई जो उम्मीदवार है उसका नाम भी नहीं लेना पसंद करेगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये महसूस करते हैं पार्टी बिल्कुल फारिग कर दी गई है, या पार्टी में अभी भी जान है? दरअसल ये पार्टी जो है खुद उन्होंने अपना जो है अपने हालात खराब किए। आप भी सारे मामला से बाखबर हैं, हम इकट्ठे रहे बाद प्रोग्रामों में आपके साथ। फॉरेन फंडिंग केस हो, कोई भी हो, फॉरेन फंडिंग केस में भी हमने अलार्मिंग दी, आप भी मौजूद थे। तो उसमें सारी मामले ये हो रहा है कि अपने अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब इतने बड़े पॉपुलर होने का दावेदार हैं वो, तो उन्होंने ये अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? 2 साल से इलेक्शन कमीशन उन्हें मसलसल बार बार खतूत लिखता रहा, और बल्कि जब ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे जून 2021 में, उस वक्त उनको 4 नोटिस दिए कि आप अपनी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। जब वो आखिरी नोटिस गया कि हम आपकी पार्टी का सिंबल वापस ले रहे हैं, तब उन्होंने आजम स्वाति को भेजा चीफ इलेक्शन कमीशन के पास और कहा कि जनाब कोरोना की वजह से हम इंतखाबात नहीं कर सकते। कोरोना का भी कारोबारी हुकूमत चल रही है, पार्लियामेंट चल रही है, सब चल रही है, तो कोरोना किधर से आ गया? तो फिर हम इलेक्शन में पाकिस्तान ने उनकी बात मान ली, उनको 1 साल की उन्होंने मोहलत मांगी, को 1 साल की मोहलत दे दी। जब वो अगस्त 2022 में 1 साल पूरा हो गया, तो उन्होंने दोबारा फिर खत लिखे कि आप पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। फिर उन्होंने अपने पार्टी का जो आइन दस्तूर था वही मस्तूर कर दिया, कागजम करार दे दिया, और कहा कि जनाब हमने अपनी पार्टी का दस्तूर अपने कागज करार दे दिया है 2019 वाला, अब हम नए सिरे से दस्तूर बनाएंगे और फिर हम आपके पास इलेक्शन की डेट लेने के लिए आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने किसकी इजाजत से दस्तूर को मनसूख कर दिया? बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि आपने किस कानून के तहत दस्तूर मनसूख किया? हमें इतला दी है आपने सेक्शन 202 के तहत, 203 के तहत? हमें तब इतला नहीं दी। आपने सारी पार्टी का स्ट्रक्चर खत्म कर दिया, जमीन डोज कर दिया, आपने हमें इतला दी नहीं? हमें आपको इतला देने की हमारा आवाज़ दी आपको? आपकी अथॉरिटी क्या है? आप आपको कोर्ट तो नहीं है, आप कोर्ट ऑफ लॉ तो नहीं है, आप पूछने के मजाज ही नहीं है। इस तरह के सवाल करते रहे। अब हमें ये कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इमरान खान साहब अपनी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने से गुरेज क्यों कर रहे थे? क्या उनको खतरा था कि मैं चेयरमैन से हटा देंगे? इसी तरह जब थे जस्टिस बदरुद्दीन ने जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने सारे इलेक्शन को कागज करार दे दिया और कहा जी एक ही वोट 5-5 लाख का भी क्या है। और मुझे खुद प्रेसिडेंट अरबी साहब, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे खुद हरा दिया मुझे सेक्रेटरी जनरलशिप से, और एक शख्स का नाम हम नहीं लेते उनका, उसने मेरे खिलाफ 5-5 लाख रुपए वोट खर्च करके मुझे हरा दिया सेक्रेटरी जनरलशिप से, मुझे हटा दिया, साजिश के तहत मुझे हटाया। तो ये तो आपके आरिफ अली साहब तो इनकार नहीं करेंगे, सच्चे आदमी और कहेंगे हाँ जी मैंने कहा था उनको। ये सारी बातें आपके सामने, हमें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान खतरा किस बात का था। बाकी सियासी जमातों में इंतखाबात करवाए, जैसे भी कराए, सब के आपके सामने है, लेकिन उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। इनकी पार्टी में जब भी इलेक्शन होता है, इन्हीं की पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर आके शिकायतें करना शुरू कर देते हैं।
तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात है। आप किसी अहम शख्स से पूछें, बल्कि आप पटियाला जेल जाकर पूछे इमरान खान साहब से कि जनाब आप इलेक्शन से गुरेज क्यों कर रहे थे, आप क्या आप खतरा से मुझे हटा देंगे चेयरमैनशिप से? पहले इन्होंने जस्टिस वहीदुद्दीन को हटाया, फिर तस्लीम नूरानी साहब को बनाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्टी का, और 3 महीने के बाद उन्होंने भी क्या डाल दिया कि इनके अंदर बड़ी गड़बड़ है, मैं नहीं इंतखाब करवाता, मेरी शौक बड़ी अच्छी है। तो औरों को भी बड़ी इन्होंने ऑफरें की, बहुत सी शख्सियात को भी ऑफर की, और सब ने इनकार कर दिया। तो ये मैं समझ नहीं आ रही। आप उनसे ये सवाल करें जो पार्टी के इंतहाई जो हार्ड लाइनर हैं, उनसे पूछें कि जनाब आप ये मैं बताएंगे कि पार्टी ने इंटर पार्टी इलेक्शन में गुरेज क्यों करते रहे आप 2021 से लेकर, तो क्या मामला पेश हो गया था? ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन तो 2021 में विनती करना इंतखाब करा लो, तब तुमने क्यों नहीं इंतखाब कराई जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे? ये बड़ी बात है हैरानगी। आप कह रहे हैं कि हम वो जाहिर पार्टी के अंदर ना बहुत ज्यादा गैप्स हैं, और उस वजह से जाहिर है ये हर बार इनके साथ इस किस्म का होता है। मेरा ख्याल है कि अगर सिस्टम को बेहतर कर ले तो चीजें ठीक हो सकती हैं। आदिल भाई साहब, ये मियां नवाज साहब बड़ी लेट बोलना शुरू किया उन्होंने, और अब इमरान खान साहब और बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जब तक बल्ला हमारे हाथ में था नवाज शरीफ साहब बोले नहीं, जब बल्ला गया तो अब उन्होंने बोलना शुरू कर दी। अच्छा, इसमें मेरी राय ये है कि ये बल्ले से भी ज्यादा वो मामला जो मियां साहब का अपना केस था वो उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मियां साहब वो कहते हैं ना दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो मियां साहब को ये पता था कि जब तक मेरे सारे चीजें कंट्रोल में नहीं आ जाती, मेरे केसेस क्लियर नहीं हो जाते उस वक्त तक, या मैं अहलियत वाला मसला हल नहीं हो जाता उस वक्त तक, मेरा पब्लिक में जाके मैं क्या बात करूंगा। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये बल्ला हो गया, बल्ला चला गया अदालत से। ये नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा ना, उनके मुखालफिन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट से ये बल्ला उड़ जाएगा। सो जब वो बल्ला चला गया, मियां साहब को एक केस का मामला था, फिर बल्ला जाने के बाद मियां साहब को और मेरा ख्याल है एक तसल्ली हो गई। अब उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि उनका सियासी हरीफ कोई नहीं है। वो आपके ख्याल में क्या बिलावल साहब जो तकरीरें कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए बाहर निकलेंगे? इमरान खान इज ऑलरेडी इन जेल। अब वो इमरान खान को मजीद क्या कहेंगे ऐसा कि इसके बाद जो इमरान खान को नुकसान पहुंच सकता है? अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया, सियासी तौर पर उनके यहाँ टूट फूट जारी है, जो भी मसले मसाइल लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो उनका ओपोनेंट गिर चुका है। तो मियां साहब और फिर मरियम नवाज साहबा को उन्होंने आगे कर दिया, वो क्राउड पुलर हैं तो अब वो कर रही हैं जलसे। मेरा ख्याल है जब मियां साहब जलसे भी शुरू करेंगे तो मियां साहब एक हद तक एहतियात का दामन जरूर थामेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो ये समझ चुके हैं कि उनका मुखालिफ, क्योंकि वो 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 4थी दफा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो वो ऐसी गलती अपने जलसों में नारों में नहीं करेंगे कि जब वो वज़ीर आज़म बनने के करीब हो या बन रहे हो तो उसके बाद वो चीजें उनके साथ उनके सामने आए। तो एक रीजन तो ये है। लेकिन इससे पहले भी हम जो बात कर रहे थे, देखें आपका सवाल बेसिकली ये था कि ये जिस तरीके से हो रहा है इससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल उठेगा, अल्टीमेट सी बात है, कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन अब जो हम असल बात कर रहे हैं, पहला इलेक्शन है पाकिस्तान में जिसमें इलेक्शन नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर का पता सबको। जी एग्जैक्टली। नहीं, पीएमशिप का भी लोगों को पता चल जाता था। चौधरी साहब आपको याद होगा 110 सीटें इमरान खान की 2018 में लोग शर्तें लगा के बताते थे कि पीटीआई इतनी सीटें लेगी। 13 में अंडरस्टूड था कि मियां साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना है। लेकिन जो ओपोनेंट था वो मैदान में आपका मुकाबला करने के लिए होता था, इस तरह नहीं होता, या वो मुल्क से बाहर होता था तो आप तसल्ली में होते थे, या बिल्कुल जेल के अंदर होता है। सो ये जेल के अंदर जिस तरीके से, इसलिए ज्यादा ये बात हो रही है कि अब तो इमरान खान की नाअहली राइटिंग ऑन द वॉल हो चुकी है, और मियां साहब की अहलियत भी राइटिंग ऑन द वॉल हो चुकी है, तो इस वजह से। लेकिन असल चीज ये जो हम बात करते हैं, मैं हामिद मीर साहब का शो था 2022 में जब लसबेला वाला वाकया हुआ था, मैंने उनके शो में जाके ये बात की थी कि इदारे के अंदर एक रेजेंटमेंट है, गुस्सा है, जो ट्रोलिंग हुई थी आपको पता है, उस ट्रोलिंग तो यार मसलसल करते हैं ना, उस वक्त तक तो ये बात यहां तक नहीं पहुंची थी ना जो आज पहुंच चुकी है। सो एक रिएक्शन होना था, लेकिन वो चलते 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 चीज यहां तक आ गई। अब मसला यह है कि जो एडर अबेटर वाली बात हो रही है, ये बात दुरुस्त है। आज भी आपको तलाश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज तलाश करते हैं अगले 3 महीने तो इसका मतलब आप सिर्फ तलाश गुमशुदा के पीछे ही जा रहे हैं। हकीकत तो यह है कि एवरीवन नोस कि चले मुल्क से बाहर जो बैठे हैं आप उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मुल्क में बैठे कर रहे हैं आपने उनका क्या कर लिया। सो इसीलिए इतनी तनकीद हो रही है कि आज चीफ जस्टिस पर किस किस्म का क्रिटिसिज्म हुआ। मैं अपने शोज में पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका था कि ये फैसला अगर खिलाफ आया तो इस किस्म की ट्रोलिंग होगी कि वो आप पिछली ट्रोलिंग भूल तैयार बैठे होते हैं ना सर, तैयार बैठे होते हैं, हाथ में वेपन्स होते हैं। जिन्होंने एक्शन लेना है उन्हें अब एक्शन ले लेना चाहिए, वरना पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूशन के हेड की कोई इज्जत जो है बाकी नहीं रह गई है। जो दिल चाहता है वो ट्रोल करते हैं, और
ह्यूमिलिएशन में और क्रिटिसिज्म में फर्क को समझना चाहिए। इस वक्त जो हो रहा है वो ह्यूमिलिएशन है, क्रिटिसिज्म नहीं है। क्रिटिसिज्म ये है जो आपको भी याद है, आप हम सब करते रहे, जनरल मुशर्रफ का दौर था, यहां पर लोग बैठकर बड़ी बड़ी बात करते थे, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बड़ी बड़ी बात होती है, लेकिन अब चूंकि पर्सनलाइज होकर अटैक किया जाता है बजाय इसके कि इशू बेस्ड आप क्रिटिसिज्म करें, ह्यूमिलिएशन होती है। तो ह्यूमिलिएशन को काउंटर स्टेट ने जरूर करना है, करना चाहिए, नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर आस्ते आस्ते चीजें खुल जाएंगी। सरवर भाई साहब आपकी तरफ आऊंगा, सवाल आपके पास छोड़ना मैंने और ब्रेक लेनी है। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो कौन सा ऐसा कदम उठाए जिससे इलेक्शन स्मूथ भी हो जाए और उसकी क्रेडिबिलिटी भी डेवलप हो जाए। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सरवर भाई साहब ये फरमाइए सर, ये क्या करे इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत के इलेक्शन स्मूथ हो जाएं और उसके साथ जो रिजल्ट्स हों उसे सारी पार्टीज तस्लीम कर लें। चौधरी साहब सबसे मुश्किल सवाल आपने मेरे से पूछना था। आप ही से पूछना सर, किससे पूछेंगे? देखिए बात यह है कि जो जितना गंद हो चुका है इसको अब इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत बिल्कुल समेट नहीं सकती। अब इलेक्शन इनको करवाने पड़ेंगे। अभी दोस्त मेरे जो बात कर रहे थे कि वो उनको नजर आ रहा है कि इस इलेक्शन के बाद एक और इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, और मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफिक हूँ कि जितना कुएं के पानी को गदला और गंदा कर दिया गया है, अब इस इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के पास ना ही मैं समझता हूँ कि वो कोई यू टर्न लेने को तैयार है, और ना ही कोई निगरान हुकूमत के कोई ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिससे ये लगे कि वो इलेक्शन को बेहतर करना चाहते हैं, यानी कि पोलिंग को बेहतर करना चाह रहे हैं। चाहे आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन देख लें, पीटीआई के एन 4 माह उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन बैठा रहा है। जब जनरल इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने वाला था तो उसी वक्त पीटीआई को कहा गया कि आप 20 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाएं, और जबकि उनके कारकुनों की पकड़ दकड़ हो रही है, जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे उनकी पकड़ दकड़ हो रही थी। जो इन्होंने डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी की है उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन है, उनकी वायलेशन बहुत ब्लेटेंट है, इलेक्शन कमीशन ने की है। इसी तरह जो लोग वफात पा चुके हैं उनकी मिलियंस में तादाद अभी भी इलेक्शन जो इलेक्टोरल रोल है उनके ऊपर मौजूद है, मिलियंस की तादाद में उनकी प्रॉक्सी वोटिंग हो सकती है। रिगिंग का पूरा एक जाल बिछाया जा रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, अभी भी बहुत सारे उम्मीदवार जो छुपे फिर रहे हैं। तो ये तो तवक्को ही नहीं की जा सकती कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत जो है कोई यू टर्न लेगी और इसको बेहतरी का करेगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इनको कंप्लीटली नॉकडाउन करने के बाद इलेक्शन कमीशन अगर और निगरान सेटअप जो है वो जो बाकी पार्टियां हैं, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, जेयूआईएफ है, और बाकी सिंध के अंदर जो छोटी पार्टियां हैं या खैबर पख्तून के अंदर छोटी जमातें, उनके दरमियान क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, उसके ऊपर भी बहुत सारे कुछ बात जन्म ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि उनके बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको कोई और सिंबल दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अगर हम इसको सिंबल्स को चेंज करते हैं तो फिर इलेक्शन डिले हो सकता है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सब जायज है, मैं समझता हूँ कि सब कुछ जो कुछ अब तक हुआ है वो नाजायज है। ठीक हो। अच्छा कंवर साहब आपकी तरफ आना है। ये वैसे एक परसेप्शन है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एंटी पीटीआई है और वो पीटीआई को बिल्कुल 1% भी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब इस परसेप्शन के साथ इलेक्शन होंगे तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन बाद में बड़ा कड़ा एहतसाब होगा इलेक्शन कमीशन का। नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कड़ा इम्तिहान देने की किसी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को अपनी ताकत का अंदाजा हो चुका है और उसी अपनी ताकत के इस्तेमाल में उन्होंने आप सेक्शन 4 इस्तेमाल किया जब उन्होंने कहा कि अब दूसरी सियासी जमात के हम उसको देखकर उसका इंतखाबी निशान हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो उसी वक्त रात को ये ऑर्डर जारी कर दिए थे रिटर्निंग ऑफिसर को कि आपने किसी का इंतखाबी निशान किसको भी देना। तो सेक्शन 4 का इस्तेमाल किया था। बहुत पावरफुल सेक्शन है वो किसी भी हुकूमत को अदलिया के फैसलों को भी नजरअंदाज कर सकते हैं सेक्शन 4 के तहत। तो यहाँ तक जहां तक आपने फरमाया अलग बात है, जहां तक इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी हमारे एशियन कंट्री में खत्म हो चुकी है।
बांग्लादेश की जो थी कैपेबिलिटी बहुत ही मशकूक थी। अमेरिका जैसे एक पावरफुल मुल्क ने भी कहा कि इलेक्शन जो है इनका हाई जो है नाकिस हुए हैं और टेम्परिंग हुई है, इसको हम मानते ही नहीं इस इलेक्शन को। बरतानिया ने भी कहा, अमेरिका ने भी कहा। तो क्या जवाब दिया हुसैन अब्बास ने? कहता आप कौन होते हैं मुझे मशवरा देने वाले? तुम्हारे मशवरों के मैं जूती के नोट पे लेती हूँ, खत्म कर दिए। एक बयान दिया, आप अपना हाथ उठा लिया। तो तुम कौन होते हैं इलेक्शन के मामले में दखल देने वाले और राय देने वाले? हम तुम्हारे मुताज हैं, हमारी मर्जी है, जैसे इंतखाब कराए हमारी मर्जी हमारी। इसी तरह खत्म होगी कैपेबिलिटी के बारे में बात करना। कोई जी इलेक्शन हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, हम तो आपकी प्रोग्राम के तवसत से ये राय देंगे कि जब नया प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाए तो कन्वेंशन सेंटर में हल्फ लाए, ताकि 4-5 हजार आदमी देखें कि हल्फ कैसे होता है। ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। बाकी रह गया एक बड़ी अहम बात मैं आपसे अर्ज करूं कि जब ये इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट आ जाएगी, तो इलेक्शन कमीशन ने एक इलेक्शन एक्ट जो है हमारा 208 उसमें एक तरमीम करवानी है। उन्होंने कहा आइंदा जो पार्टी के जो इलेक्शन होंगे उसमें इलेक्शन कमीशन के मुबस्सरीन बैठेंगे और वो यूनियन कौंसिल की सतह से लेकर वफाक तक जो हमारा आइन में जगह दी हुई है गुंजाइश 208 209 में, उसके मुताबिक हम इंतखाबात करवाएंगे और हमारे मुबस्सर बैठेंगे। तो वो तरमीम उन्होंने करवा देनी है। इसके बाद सारी मौसी सियासत खत्म हो जाएगी और इलेक्शन बड़े साफ सुथरे हो जाएंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, जैसे इंडिया में होता है। इंडिया में जब इलेक्शन होता है पार्टी सब करवाएंगे किससे? वो जाहिर है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियार में आ जाती है, नून लीग इख्तियार में आ जाती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब इख्तियार में आ जाते हैं, तो क्यों करेंगे ये तब्दीली इसके कानून के अंदर? ये राइट, ये मसला है। ये मैंने भी पेश किया था जी, साहब जो थे अपने चेयरमैन इंतखाब इजलास कमेटी में, हमने तजवीज पेश की थी इलेक्शन कमीशन का मुबस्सर बिठा दें, तो वो वाकई वो तजवीज तस्लीम नहीं हुई थी। इवन के चीफ इलेक्शन कमीशन सरदार रजा ने भी लेटर भेजा था कि मुबस्सर बिठा ली कि हम इजाजत दी जाए। तो वाकई आप सही फरमा रहे हैं, वो इंतखाबी इजलास कमेटी में शामिल नहीं किया गया, आप सही कहते हैं। मैंने ब्रेक लेनी है। मैं चारों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हों। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडैट के सरबराह हैं। बिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये अब तो आजाद उम्मीदवार जो हैं उन्हीं से सब लोगों ने आस लगा रखी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए और जहांगीर तरीर साहब ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं और साथ परवेज खटक साहब भी तैयार होकर बैठे हुए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले इलेक्शंस के जो नतीजे निकले उसमें आजाद उम्मीदवार हुकूमत बना रहे हों। जी बिल्कुल, जिस तादाद में आजाद उम्मीदवार है उसके बाद आपकी ये तवक्को तो बिल्कुल बेजा नहीं है। लेकिन ये बड़ा इम्तिहान होगा कि पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले जो आजाद उम्मीदवार हैं वो इस हद तक पार्टी के साथ लॉयल रहते हैं, स्टेड फास्ट रहते हैं, अपनी जगह पे डटे रहते हैं। ये बड़ा इम्तिहान होगा, अगर उनके ऊपर दबाव भी बड़ा होगा। और बिलाल साहब यही आजाद हैं, याद रखिएगा कि इन्हीं आजाद लोगों की बात की जा रही है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। जी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनका बड़ा इम्तिहान होगा कि वो किस हद तक पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। ये उनके ऊपर दबाव बड़ा होगा और उनके ऊपर टेम्पटेशंस भी बहुत होंगी। तो ये सारी पार्टियां जो इस तो उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं, ये भी अपने अपने दरवाजे खोलेंगी और धक्के लगा के उनको अंदर लाने की कोशिश करेंगी। लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई के लोगों का इम्तिहान होगा तो किस हद तक डटे रहते हैं। अब देखिए उसमें बिलाल साहब आईपीपीस का जो तर्जुमान है उन्होंने बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड आजाद उम्मीदवार हैं उनमें से 75 सीटें निकलेंगे और उनमें से 30 से 35 सीटों पे हमारी बातचीत चल रही है और अगर ये लोग हमारे साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे तो ये जीत नहीं सकेंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों बड़े प्लेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और उसके साथ परवेज खटक साहब की पार्टी, तीनों की उम्मीदें इन लोगों से वाबस्ता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वाबस्ता है। और ये जो बयान दिया ये तो खैर उन्होंने बहुत फ्रैंक और ओपन बयान दे दिया, मेरी नजर से नहीं गुजरा। वरना अगर वो बयान ना भी देते तो ये मैसेज वाजे था इनके ऊपर। पिछले चंद महीनों की जो कार्रवाइयां उससे ये वाजे था कि इनकी जब तक किसी पनाहगाह में नहीं दाखिल होंगे इनके ऊपर सख्तियां जारी रहेंगी।
तो ये ना भी कहते तो ये बात तो वाजे थी, लेकिन अब इम्तिहान, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सख्त वक्त उनके ऊपर जो आएगा इस इंतखाब से पहले भी और इंतखाब के बाद भी, वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह खड़े रहते हैं। ये सही है कि इन पे सख्तियां जो हो रही हैं वो पहले शायद ज्यादा कहीं और नहीं हुई, लेकिन हमने ये देखा था कि पीएमएलएन के सेनेटर भी आजाद हो गए थे और उनकी भी टिकट वापस हो गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गया हो। हालांकि वो हो जाते तो उनके ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं था तो वो कर सकते थे, लेकिन कोई भी नहीं हुआ। तो इस तरह पीटीआई के लोगों से भी ये तवक्को की जानी चाहिए उनकी पार्टी की तरफ से कि वो तमाम डटे रहेंगे और टिकट उन्हीं को दिया जाएगा जो वाकई उनका पक्का आदमी होगा। अच्छा सर, इसमें एक इशू ये भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जाहिर है इस उम्मीद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। अब अगर ये आजाद उम्मीदवार प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, अगर ये गेम इनके हाथ में चली गई तो फिर नवाज शरीफ साहब का क्या बनेगा और उनका क्या स्टांस होगा फिर इलेक्शन के बाद? मुझे नहीं मालूम उनका क्या स्टांस होगा, लेकिन जमहूरियत इसी को कहते हैं कि यहाँ पे हर कोई अपनी किस्मत आजमाता है, अवामी हमायत हासिल करने की कोशिश करता है। किसी को हमायत मिलती है, किसी को नहीं मिलती, बाज़-औक़ात हमायत तकसीम हो जाती है और लोग फिर इकट्ठे होकर हमायत को इकट्ठे कर लेते हैं। तो इस बात का इम्कान तो बहुत कम है कि नवाज शरीफ साहब टोटली गेम से बाहर हो जाएं, लेकिन इसको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। जब इंतखाबात होते हैं तो बाज़ का सरप्राइजेस भी आते हैं, तो उनके लिए बड़ी मायूसी की बात होगी अगर ऐसा हुआ कि ये तमाम जो इस वक्त तक चीज़ें उनको, उनके मुकदमात भी वापस हो गए, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी वापस हो गई, तो इसके बावजूद अगर इंतखाबात में वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाते तो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए बड़ी मायूसी की बात होगी। अब सर, इसमें दो सिनेरियोज हैं अगर इन आजाद उम्मीदवारों को वाकई हम वेटेज दें तो। एक सिनेरियो तो ये है कि अगर आजाद उम्मीदवार अलीम खान साहब के साथ जुड़ जाते हैं तो पंजाब में अलीम खान साहब के हुकूमत बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर यही आजाद उम्मीदवार वफाक में जहांगीर तरीन साहब के साथ शामिल हो जाते हैं तो तरीन साहब, आजाद उम्मीदवार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा की एक दो छोटी पार्टियां वो मिलकर हुकूमत बना सकती हैं। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ से दोनों गेम्स चली जाएंगी, पंजाब भी चला जाएगा और वफाक भी चला जाएगा। इस बात को नामुमकिनात में से तो नहीं करार दे सकते जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन इस बात का इम्कान बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन सर्वेज हैं उनके मुताबिक तो जो पब्लिक की सपोर्ट हासिल है उसके हिसाब से तो पीएमएलएन की सपोर्ट बहैसियत पार्टी के सबसे ज्यादा है। पीटीआई की सपोर्ट उसके करीब करीब है, शायद 2-1 परसेंटेज पॉइंट का फर्क है। तो अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो फिर तो पीएमएलएन को काबिल जिक्र कामयाबी मिल सकती है। अगर आउटराइट मेजॉरिटी ना भी मिले तो चंद लोगों को साथ मिला के वो हुकूमत बनाने की बेहतर पोजीशन में होंगे, पंजाब में भी और मरकज में। लेकिन कुछ नहीं कह सकते। अब ये पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं, इनके बारे में दावे तो यही है कि इनको बहुत पब्लिक में सपोर्ट है और लोग बहुत जज्बाती तौर पे इनके साथ हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जब लोगों को ये पता होता है कि पार्टी पावर में नहीं आ रही तो बहुत से वो लोग जिन्होंने वोट देने होते हैं वो भी फिर वोट नहीं देते, वो ऐसे लोगों को वोट देते हैं जिनका हुकूमत में आने का इम्कान होता है। तो इस लिहाज से पीटीआई को इतना बेदस्तो पा कर दिया गया है कि उसके पावर में आने के किसी के साथ मिलके या वैसे इम्कानात तो बहुत कम है। फिर आपको मालूम है कि उनकी तो रिजर्व सीटें भी उनको नहीं मिलेंगी, तो किसी पार्टी के साथ मुआहदा होगा और वो उसमें शामिल होंगे तो फिर ही रिजर्व सीटों का फायदा उस पार्टी को हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ मेरे ख्याल इंतखाब से पहले करना पड़ेगा, वरना इंतखाब के बाद शायद बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि 3 दिन के अंदर उन्हें फैसला करना होगा कि किस पार्टी में शामिल होना है। फिर जाहिर है अगर वो शामिल हो जाएंगे तो उसी पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद होंगे, फिर वो पीटीआई के पाबंद नहीं होंगे। तो जिस तरह से अभी पीटीआई नजरियाती ने आंखें फेर ली थी तो वो तो फिर भी उनके बहुत करीब थी और मुआहदा भी कहते हो चुका था। तो इन पार्टियों में शामिल होंगे तो क्या गारंटी है कि इसका कोई फायदा पीटीआई को फ्यूचर में होगा। ये तो बिल्कुल अपने हाथ से एक प्लेट में सजी सजाई
जो डिश है वो किसी के हवाले कर देने की बात है। ठीक, आखिरी सवाल आपसे, फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी है उसे फिर इसी तरह रीड किया जाए कि ये जो आजाद उम्मीदवार हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी मैदान में मौजूद है, इस वजह से नवाज शरीफ साहब खामोश है? मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब से अब आप बहुत ज्यादा एक्टिव होने की उम्मीद इसलिए भी ना करें कि वो बहरहाल एक्सपीरियंस और उम्र के लिहाज से उस स्टेज पे हैं जिसमें आप बिलावल भुट्टो की तरह दिन में 4-4, 5-5 जलसों से खिताब तो नहीं कर सकते हो, तो जाहिर है वो उस तरह से एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में एक स्ट्रेटेजी भी ये थी कि वो अपनी पार्टी के अंदर टिकटें देने के मामले पे ज्यादा टाइम फोकस करेंगे और उसके बाद फिर कैंपेन को शुरू करेंगे। अब ये कैंपेन उनकी स्ट्रेटेजी किस हद तक कामयाब होती है, मेरा तो ख्याल है स्ट्रेटेजी ज्यादा मुनासिब है, इसलिए कि अब वो जमाना नहीं रहा कि जलसों में जाके ही आप कैंपेन कर सके। आज तो मीडिया का बड़ा जमाना है, तो मीडिया के जरिए भी बहुत सी कैंपेन कर ली जाती है, लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि उनकी स्ट्रेटेजी कितनी कामयाब थी। ठीक, अहमद बिलावल महबूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खासा आपने प्रोग्राम। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।